तो मैंने कुछ ना एनोटेशन लिस्ट की हुई थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मोस्टली चीजें मैंने बता दिया था। दो तीन सेक्शन है, आज उसको भी देखते हैं। जैसे एक पाथ वेरिएबल हो गया, रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया, रिक्वेस्ट बॉडी हो गया और एक रेपोजिटरी हो गया। तो रेपोजिटरी को लास्ट में देखेंगे, पहले पाथ वेरिएबल और पाथ फॉर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये देखो, पाथ वेरिएबल, पाथ फॉर्म और रिक्वेस्ट बॉडी, ये क्या होता है तीनों। जब यूजर कोई भी डेटा अपने भेजना चाहता है एपीआई मेथड में, जो पैरामीटर हमारा होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं ना हम लोग ऑब्जेक्ट बना के। तो वैसे ही रिक्वेस्ट के थ्रू अगर कोई डेटा आ रही है तो उसको कैसे कैप्चर करेंगे हम अपने बैकएंड वेरिएबल में। तो उसके लिए ये तीन अप्रोच है, पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट फॉर्म और रिक्वेस्ट बॉडी। एक एक करके तीनों देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं पाथ वेरिएबल की। ठीक है, तो जस्ट एक मैं एपीआई क्रिएट करता हूं कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर पे ही। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक एपीआई बनानी है कि यूजर के आईडी के बेस पे उसकी पूरी की पूरी डिटेल मुझे दे दो। यूजर के आईडी के बेस पे पूरी की पूरी डिटेल दे दो। तो हम मेथड यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, यूजर होगा। और मेथड का नाम दे देते हैं फाइंड, या गेट कर देता हूं मैं, गेट यूजर बाई आईडी। ये मेथड का नाम दे दिया। और यहाँ पैरामीटर में हम लोग ले लेते हैं अपनी जो भी वेरिएबल्स होंगी। लाइक मेरे केस में मान लो आईएनटी है, आईएनटी आईडी। और ये मेरा हो गया यहाँ पे मेथड। ठीक है। हम्म। यूजर सर्विस में इससे रिलेटेड मुझे मेथड लिखनी होगी। वो तो बाद की चीजें हैं, यूजर सर्विस में जो लिखनी है वो लिखेंगे। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे डमी रिकॉर्ड होता, सर्विस के अंदर एक कोई मेथड बना हुआ है जो यूजर को गेट कर रहा है। एग्जांपल के लिए बना ही देता हूँ। यूजर सर्विस में ये जो मेथड है मैं इसी का सिंपल से बना देता हूँ। सॉरी। यहाँ पे एक नया यूजर को मैं सेंड कर रहा हूँ और मेथड को मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। पब्लिक यहाँ पे क्या इशू है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर बनाने को बोल रहा था, कोई ना बना दो। क्या था हमारा मेथड, फाइंड बाय यूजर आईडी। तो उधर से हमें एक ब्लैंक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। और जस्ट सिंपल इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ यहीं से। ये हमारा मेथड बन गया। अब ऊपर एनोटेशन लगाना होगा क्योंकि गेट कर रहे हैं डेटा, तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, गेट मैपिंग। और यहाँ पे एक यूआरएल मैं दे देता हूं, स्लैश बाई आईडी। ये यूआरएल बना दिया। यूजर
स्लैश बाई आईडी हो गया। अब हमको आईडी उधर से गेट करनी है, रिक्वेस्ट के थ्रू आईडी आएगी और उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाथ पाथ वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो एनोटेशन क्या है, @path वेरिएबल। ठीक है, तो हमें जस्ट सिंपल क्या करना होगा कि इससे पहले हम एक एनोटेशन लगा देंगे जहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है @path वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनोटेशन लगा दिया। अब ये एनोटेशन तो लगा दिया, बट वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होगी पाथ से, तो यहाँ पे हमें एक पाथ बनाना होगा। जस्ट करली ब्रेसेस में हम वेरिएबल का नाम पास कर देंगे, आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी पास किया और ये जो होगी इससे मैच करके डेटा को निकाल लेगा। यहाँ से डेटा हम भेजेंगे यूआरएल में और उसको पाथ वेरिएबल एनोटेशन के हेल्प से पाथ से एक्सेस करके इधर निकाल लेगा। ठीक, लेट सपोज कि अगर यहाँ पे डिफरेंट नाम रख देते हो आप, जैसे रख दिया यहाँ पे वेरिएबल का नाम आपने रख दिया यूजर आईडी। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि हमें यहाँ पे मैपिंग करनी हो जाएगी, प्रॉपर पूरी की पूरी मैपिंग करनी होगी कि कौन से वेरिएबल से निकालनी है। ठीक, तो उतनी मैपिंग करने से अच्छा हम सेम नाम रख देते हैं, जो वेरिएबल का नाम रखा है वही पाथ में भी रख देते हैं वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब अगर इसको गेट करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। उससे पहले मैं क्या करता हूं कि ये इसको मैं प्रिंट करा लेता हूं, जो आईडी आएगी यहाँ पे। सर्विस को करते हैं रन, रन एज जावा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई। ब्राउजर पे चलते हैं और पाथ को हिट करते हैं। तो ब्राउजर से अच्छा इंसोमिया से ट्राई कर लेते हैं। एक डुप्लीकेट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना होगा आईडी। जैसे मैंने आईडी दे दिया 12। ये क्या बन रहा है, ये एक पाथ बन रहा है। आईपी एपी सॉरी, हमारा जो टॉमकेट चल रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं किस पे चल रहा है। ये तो मैंने इसको बंद कर दिया, फिर से रन करता हूँ। टॉमकेट हमारा चल रहा है 8080 पे। तो यहाँ पे हमने दे दिया 8080, फिर यूआरएल क्या है /यूजर। तो इसको मैं हटा देता हूँ, /यूजर हो गया। क्लास लेवल यूआरएल, फिर मेथड लेवल भी यूआरएल हमने बना के रखा है ना, फाइंड बाय आईडी। ये एक यूआरएल है, इसको भी पास कर देते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हमने डाल रखा है आईडी की जो नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल यूआरएल होगा और ये जो वैल्यू पास करेंगे ये पाथ वेरिएबल एनोटेशन के हेल्प से वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो यहां से सेंड करते हैं, तो देखो सेंड किया तो हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिला उधर से जो हमने रिटर्न किया था। और कंसोल में देखो यहाँ पे 12 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ नंबर चेंज करके देख लो, 54 सेंड। देखो 54 आ गया। ठीक, तो जहां भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन पाथ के अंदर भेजनी है कुछ इस तरीके से भेजेंगे। अगर मुझे मल्टीपल भेजनी रहती तो मैं एक और स्लैश लगाता, करली ब्रेसेस के अंदर मैं वेरिएबल का नाम दे देता, जैसे मैं मुझे देना है नेम, तो नेम दे दिया। एक सेकंड होल्ड पे रहना।
हाँ जी सर। पैन नंबर सर इसमें है, गिट पे होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में तो लॉगिन ही नहीं है गिट नए वाले का। ठीक है। हाँ जी, तो अगर मुझे दूसरी वेरी वैल्यू भी भेजनी रहती है यहाँ पे, जैसे मुझे नेम भेजना है, तो यहाँ पे फिर मैं एक और वेरिएबल ऐड कर दूंगा, एट द रेट पाथ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं उसका टाइप दे दूंगा फिर स्ट्रिंग नेम। ठीक है। तो इस तरीके से करके अगर मल्टीपल देने हैं तो मल्टीपल दे सकते हैं, बट पाथ वेरिएबल में जनरली हम क्या करते हैं ना, एक या दो से ज्यादा नहीं देते हैं, उसके लिए फिर हम अलग अप्रोच अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो पाथ में इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा, देखो एक चीज और ध्यान रखो, जो भी हम डेटा है, कौन से ब्राउजर पे खोला है, अच्छा इंसोमनिया पे खोला है, तो जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे वो तो एक्सपोज हो जाएगा ना, इस यूआरएल को तो हम ब्राउजर से भी गेट कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं हिट करूं तो यहां से भी तो कॉल कर सकता हूं, तो ये तो ब्राउजर पे पूरी पूरी एक्सपोज हो रखी है। तो इसको सिक्योर तरीके से भेजने के लिए हम बॉडी का यूज करते हैं, बॉडी के यूज से हम डेटा को भेजते हैं ना। ठीक है। तो पाथ में जनरली हम एक या दो से ज्यादा हमें नहीं देना चाहिए, दे सकते हैं जितना चाहे उतना, बट इससे क्या होगा देख रहे हो, यहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, पाथ वेरिएबल में वेरिएबल आप बढ़ाते जाओगे डालते जाओगे। ठीक है। समझ में आया है ये? यस सर। चलो, फिर सेकंड एनोटेशन हम लोग देखते हैं, रिक्वेस्ट फॉरम। तो रिक्वेस्ट फॉरम क्या है ना, ये जस्ट लाइक पाथ में ही ऐड करके जाता है, बट की वैल्यू के पेयर में डेटा लेके जाता है। वो देखो कैसे होता है, हमने यहाँ पे जो पाथ डाला ये तो यूआरएल से गेट कर लिया इस तरीके से, बट रिक्वेस्ट फॉरम में थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। ये मैंने एक बनाया और यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं है इधर। ठीक है। भाई नेम कर देता हूं इसको, और यहाँ पे मुझे पैरामीटर चेंज करनी होगी, एट द रेट रिक्वेस्ट फॉरम। मैंने दे दिया यहाँ पे टाइप वेरिएबल का, और यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है। नेम को जस्ट प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, इसको। ठीक है। तो देखो रिक्वेस्ट फॉरम में क्या हुआ, पैरामीटर तो आ रहा है, बट यूआरएल में हमें डालने की जरूरत नहीं है। समझ गए, यहाँ पे पैरामीटर तो आ रहा है बट यूआरएल में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये यूआरएल में इंटरनली ऐड करके ही आएगा और उसी से निकालेगा। तो उसके लिए हम देखो इंसोमनिया से ऐड करते हैं, एपीआई तो बन गई, एंड पॉइंट क्या है हमारा ये है, और रिक्वेस्ट फॉरम में इधर डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करके एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ, फाइंड बाय नेम। यूआरएल हमने क्या दिया था यहाँ पे, फाइंड बाय नेम कर देते हैं, तो इसको सेंड करो। तो क्या है 404 नॉट फाउंड, रीजन कि हम रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉरम में एक उसको डेटा चाहिए, यूआरएल तो हमने सही डाला, बट सारी चीजें सही से अगर जब तक फिल नहीं करेंगे वो 404 नॉट फाउंड देगा। तो मेथड में तो एक्सपेक्टेड ये है कि भाई एक वैल्यू मिलेगी मुझे। तो क्वेरी टैब में आओगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे की का नाम देंगे, की वैल्यू के पेयर में आएगा, और की का नाम हमें इसी वेरिएबल से मैच करके रखना होगा, अगर कुछ डिफरेंट रखना हुआ तो वो हमें कॉन्फ़िगर करना होगा यहाँ पे। ठीक। तो यहाँ पे की का नाम दे देता हूं मैं नेम, और वैल्यू में मैं दे देता हूं राहुल। ठीक है। इसको करते हैं सेंड। एक सेकेंड, ये यूआरएल कहां से उठा रहा है,
ये यूआरएल उठाता हूँ से रहा हो। हाँ, डुप्लीकेट करने पे दिक्कत आ गई। कोई ना, चलो एक नया ही रिक्वेस्ट ऐड करते हैं यहाँ पे। न्यू रिक्वेस्ट फाइंड यूजर नाम से दे देते हैं। और मेरी देखो अब दोबारा से आए तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फाइंड बाय नेम नाम से हमने रिक्वेस्ट बनाई है, यूआरएल ये पास किया। ये डेटा जब पास कर रहे हो तो ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा के डेटा को भेज रहा है। ये की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई। इसको सेंड करो, यहां से सेंड करते हैं नॉट फाउंड। कोई ना, इसको डबल कोट्स में देते हैं। हम्म, सही तो दे रखा है, फाइंड बाय नेम। यहाँ पे बाय, अच्छा इसको सेव भी नहीं किया ना ही रीस्टार्ट किया, तो मिलेगा कहाँ से? स्टार्ट। कोई वो नहीं है क्या कि ऑटोमेटिक सर्वर रिस्टार्ट हो जाए? बिल्कुल होते हैं। डेव टूल एक डिपेंडेंसी अगर डाल दें अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो वो ऑटोमेटिक हर चेंजेस पे कर देगा। ठीक है, तो इसको सेंड करता हूं मैं। सेंड किया तो देखो रिक्वेस्ट चली गई और यहाँ पे नेम भी आ गया। तो फिलहाल डबल कोट्स में नहीं डालने की जरूरत है, वैल्यू ऐसे ही भेजेंगे हम यहाँ से। सेंड किया, यहाँ देखो। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज करनी है यहाँ पे, वैल्यू चेंज कर दो, सेंड करो, चली गई। मुझे अगर एक और ऐड करना रहता, लेट सपोज नेम के साथ साथ मुझे एज भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एज भी ले सकता हूँ। एज, इसको कर देता हूँ INT, और एज को भी प्रिंट करा देते हैं। अगेन रीस्टार्ट। तो की का नाम हम क्या देंगे? ये जो वेरिएबल हमने बनाया है, यहां मैं की का नाम पास कर देता हूं एज 23, देन सेंड। देखो दोनों इंफॉर्मेशन आ गई। तो हमें यूजर से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो दो तरीके आप लोगों ने देखा, एक तो हम पाथ वेरिएबल का यूज करके ले सकते हैं, दूसरी रिक्वेस्ट फॉर्म से ले सकते हैं। ठीक है, जी जी। थर्ड थिंग जो है कि लेट सपोज अभी तो यहाँ दो डेटा भेज रहे हो, अब यूजर का पूरा इंफॉर्मेशन ही मुझे भेजना है। जैसे नया रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे नाम, एज, जेंडर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या सबको पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट फॉर्म से लेंगे? वो तो बहुत लंबा होते जाएगा, ये मेथड भी बढ़ते जाएगा, मैनेज करने में भी दिक्कत होगा। उस केस में क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी जो मॉडल हमारी बनती है ना, यूजर का ऑब्जेक्ट जो बनता है, उसी में हम सेट कर देते हैं। उसके लिए क्या अप्रोच लगाते हैं? उसके लिए अप्रोच लगाते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ पे देखो एक मेथड बना के रखा हुआ है गेट यूजर। इसमें क्या कर रहे हैं, एक एनोटेशन यूज किया हुआ है रिक्वेस्ट बॉडी, और इसमें हमने पूरी की पूरी यूजर का मॉडल ही पास कर दिया, और इस मॉडल के अंदर वेरिएबल पड़े हुए हैं सारे। यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे वेरिएबल पड़े हुए 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरी की पूरी मॉडल को बना दिया, पास कर दिया। फिर इसकी मैपिंग कैसे होगी? इसकी मैपिंग होगी कि जिस नाम से हमने वेरिएबल बनाया है उसी नाम से की भेजेंगे, तब वो ऑटोमेटिक मैप करके वेरिएबल में इस यूजर ऑब्जेक्ट में डाल देगा। तो ऑलरेडी इसका एग्जांपल हमने किया था, बट फिर भी इसको कैसे भेजते हैं वो दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट इसको यहाँ पे मैं करता हूं प्रिंट यूजर के ऑब्जेक्ट को, और इंसोम्निया में यहाँ पे एक मैंने रिक्वेस्ट बनाई है ऐड यूजर। एपीआई तो लगा नहीं है, ये कर देते हैं। अब जो डेटा भेजेंगे ना, यहाँ पे देखो क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर डाल के भेजेंगे। और किस फॉर्मेट में भेजेंगे? जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस टैब पे आओगे आप, यहाँ पे ये बॉडी टैब है, यहाँ से जेसन आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक, जेसन सेलेक्ट करके इधर की वैल्यू के पेयर में डेटा भेज दोगे, तो जितना डेटा भेजोगे
उतने डेटा को ही वो मैप करेगा। अगर आपसे कुछ डेटा छूट जाता है, लेट सपोज आप चाहते हो कि मुझे 2 ही रिकॉर्ड भेजना है, ईमेल आईडी और नेम में ही, तो वो बस दोनों में ही मैनेज करेगा, मोबाइल नंबर और एज को छोड़ देगा। ठीक है, तो यहां से मैं भेजता हूं नेम और ईमेल आईडी को, सेंड। तो डेटा सेव हो गया। ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने रीस्टार्ट नहीं किया था चेंजेस के बाद। सर्वर को एवरी टाइम रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट टाइम से हम डिपेंडेंसी डाल देंगे इसमें डेफ टूल की। ठीक है, इसको मैं सेंड करता हूं फिर से यहां से। देखो जैसे ही सेंड किया, यूजर का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसमें डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, उसको कैसे चेक करेंगे? एक मेथड हमने बनाया था ना, गेट ऑल यूजर, उसी को कॉल कर देते हैं यहाँ पे और सेंड करते हैं। तो देखो ये रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो समझ में आया ये जो मैंने बताया रिक्वेस्ट से कैसे इनपुट लेंगे? इन सारे एनोटेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अभिषेक? नो सर। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एट द रेट रिपोजिटरी की। ये देखो बेसिक एनोटेशंस हैं सारे, इन्हीं के हेल्प से हम अपनी एपीआई बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एनोटेशन है जो रियल टाइम में इंप्लीमेंटेशन जब करते जाएंगे ना, तो वहां पे हम यूज करते चलेंगे उसको। ठीक है, लास्ट थिंग हम अगर बात करें तो एट द रेट रिपोजिटरी है। तो बेसिकली हम लोग जो डाउ लेयर बनाते हैं अपनी, जहां पे माइस्क्ल की क्वेरीज और सारी चीजें लिखते हैं, वहां पे जो एनोटेशन यूज करते हैं वहां पे यूज करते हैं एट द रेट रिपोजिटरी। मतलब उसको एक रिपोजिटरी की तरह ट्रीट करते हैं। इंटरनली ये एनोटेशन भी कंपोनेंट को ही यूज करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जितने भी हम क्लासेस बनाते हैं स्प्रिंग में, वो एज अ कंपोनेंट वर्क करता है। चाहे वो हम रेस्ट कंट्रोलर यूज कर ले या कंट्रोलर यूज कर ले या सर्विस यूज कर ले। ठीक है, तो वो क्या करता है? इंटरनली कंपोनेंट को ही यूज करता है एनोटेशन को। तो वैसे ही हम एट द रेट रेपोजिटरी एनोटेशन यूज करेंगे डाउ लेयर की। अब ये एनोटेशन हम यूज क्यों करते हैं? ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि भाई एनोटेशन देख के ही समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या लॉजिक लिख रखी होगी। जैसे सर्विस क्लास बनाते हैं तो उसके लिए हमने सर्विस एनोटेशन यूज किया, तो डाउ के लिए यूज करते हैं डाउ रिपोजिटरी। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो जैसे हमने ये एक अपनी एप्लीकेशन बना रखी है, यहाँ पे देखो हमारा कंट्रोलर भी बना हुआ है यूजर का, और एक यूजर की सर्विस भी बनी हुई है। ये इस सर्विस पे कुछ मेथड लिखे हैं, सेव, फाइंड ऑल, ये है ना, फाइंड बाई आईडी। तो इसमें कुछ लॉजिक है नहीं अभी। ठीक, तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम इसी एरे लिस्ट में स्टोर कर दे रहे हैं, इसी एरे लिस्ट में स्टोर कर दे रहे हैं, डेटा चला जा रहा है। लेकिन अगर हमें डेटा बेस में ऐड करना रहता तो क्या करते? पहले वाले केस में क्या करते थे जेएसपी सर्वलेट पे कि डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करते थे, फिर कनेक्शन को गेट करते थे, फिर उस कनेक्शन से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते थे ना वो सारी चीजें, प्रिपेयर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये सारी अप्रोच लगाते थे। बट यहाँ पे डेटाबेस यूज करने के लिए हम पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, कनेक्शन बना के, और स्प्रिंग का यूज करके भी कर सकते हैं। तो एक टॉपिक है स्प्रिंग जेडीबीसी। बेसिकली स्प्रिंग जेडीबीसी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बैकएंड एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए, एक वे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी में एक डिफरेंट अप्रोच से डेटाबेस को कनेक्ट करके कैसे डेटा को सेव कर सकते हैं और फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बट उससे भी पहले हमें डिपेंडेंसी डालनी होगी ना। अगर हमें यूज करना है स्प्रिंग जेडीबीसी की प्रॉपर्टी माइस्क्ल के साथ कनेक्टिविटी, तो पहले डिपेंडेंसी तो डालेंगे, तभी तो यूज कर पाएंगे।
तो com.xml में आते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी वेब और एक्चुएटर की पढ़ रखी है। इधर हम डालते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी की और माइस्क्ल की डिपेंडेंसी, तो वो मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये देखो दो डिपेंडेंसी हमको चाहिए। ये मैं करता हूं यहां से कॉपी और इधर मैं कर देता हूं ऐड। आई गेस कुछ तो दिक्कत हुआ। तो यहाँ पे पहली जो डिपेंडेंसी पड़ी हुई है हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेडीबीसी है, और दूसरी जो है हमारी माइस्क्ल कनेक्टर की पड़ी हुई है। कुछ फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है, इसको रुको मैं मेरे को सॉल्व कर लेने देंगे। वहां से ना उठा करके ना मैं सीधे मैवन रेपो से उठाते हैं हम लोग। MVN रेपोजिटरी पे चलते हैं और यहीं से उठाते हैं। तो यहाँ टाइप करते हैं स्प्रिंग JDBC। ठीक है, वर्जन हम चूज कर लेंगे जो भी चाहिए होगा, पर हमें चाहिए कौन सी, स्टार्टर वाली चाहिए ना। स्टार्टर के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये तो स्प्रिंग जेडीबीसी प्लेन है, यहाँ से स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेडीबीसी ले लेता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर मिलता है क्या। हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में वो देख लेता हूँ। 3.3.4। ठीक है, तो ये लेटेस्ट ही है, इसी को लेते हैं यहाँ से। मैं इसको करता हूँ कॉपी और इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया। वर्जन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद हमको चाहिए माइस्क्ल 8। माइस्क्ल 8 की डिपेंडेंसी चाहिए। तो माइस्क्ल 8 की कौन सी डिपेंडेंसी डालनी होगी, फिलहाल तो इसी को लेते हैं, देखते हैं इससे वर्क करता है क्या है। अब डिपेंडेंसी डल गई, प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ठीक, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी होगी तो उसका नाम, डेटाबेस का नाम चाहिए होगा। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, ये सारी चीजें चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूं सिस्टम में डेटाबेस एक बनाते हैं और उसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें जो अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं इसकी तो जरूरत नहीं है ना बताने की, क्योंकि ये ऑलरेडी हम तो कर चुके हैं। डिपेंडेंसी डालना, DB क्रिएट करना, ये सब। ठीक है, तो इसको अप्लाई किया, हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसमें एक टेबल हमें बनाना होगा यूजर का। क्रिएट टेबल, यूजर डिटेल्स नाम से बना देते हैं। एक आईडी दे देता हूँ INT प्राइमरी की, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट। मैं दो डिटेल के साथ चल रहा हूँ अभी, आप लोग को अगर चाहिए तो अपने हिसाब से टेबल बना के कर लेना ईमेल। मेरे इसको 45 करते हैं, अप्लाई, ये फिनिश, मेरा टेबल भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रॉपर्टी फाइल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालनी होगी। वो क्या है वो दिखाते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर आओ अपने एप्लीकेशन में, इक्लिप्स में। यहाँ पे देखो जैसे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो एक हमें प्रॉपर्टी फाइल मिलती है application.yml। इसके अंदर की वैल्यू के पेयर में हम डेटा रखते हैं, तो यहाँ पे मैं रख देता हूं। तो की जो होगा ना इसको चेंज नहीं करेंगे, ये इंटरनली जो हमने डाला है ना डिपेंडेंसी स्प्रिंग जेडीबीसी स्टार्टर, वो इस की को यूज करके इसकी वैल्यूज को उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले माइस्क्ल का पाथ पास कर देंगे।
तो ये मेरा डेटाबेस तक का पाथ है, यूजर नेम और पासवर्ड मैं दे देता हूं, और ये कनेक्टर करते थे ना क्लास डॉट फॉर नेम, और वहां पे ये ड्राइवर डालते थे जब कनेक्शन गेट करना होता था। तो अभी क्या होगा कि अब हम कनेक्शन को गेट कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज ओनली, नो नीड टू राइट मैनुअल कोड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब हमें कनेक्शन की जरूरत है, कनेक्शन की जरूरत कहाँ है, लेट सपोज हमें कनेक्शन की जरूरत पड़ रही है सीधे सीधे डाउ लेयर पे ही गेट करते हैं, करना तो सर्विस पे चाहिए बट अभी डाउ पे ही गेट करते हैं। तो एक पैकेज बनाता हूं मैं, यहाँ पे पैकेज बनाते हैं रेपोजिटरी नाम से, डॉट रेपो। ठीक है, इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूं, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हूं यूजर रेपो। ठीक, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से रिलेटेड सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं स्प्रिंग जेडीबीसी। तो कनेक्शन गेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑटो वायर करना होगा जेडीबीसी टेम्पलेट को, प्राइवेट जेडीबीसी टेम्पलेट जो स्प्रिंग कोर का है, और इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग फील्ड इंजेक्शन। याद है ना फील्ड इंजेक्शन, फील्ड लेवल पे एनोटेशन यूज करके ऑटो वायर। अब क्या होगा, इस जेडीबीसी टेम्पलेट के हेल्प से हमें डेटाबेस की कनेक्शन मिल जाएगी। बेसिकली क्या किए हमने, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद प्रॉपर्टी फाइल में और डिपेंडेंसी जैसे ही डाली, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगरेशन डाली, तो डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन से। और जब भी हमें कनेक्शन की जरूरत होगी जहां भी, वहां पे हम जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट से हम कनेक्शन गेट करके अपनी एग्जीक्यूशन अप्लाई करेंगे जो भी क्वेरी से रिलेटेड करनी है। तो बेसिकली मुझे अगर सेव अप्लाई करना है तो उस टाइम पे मेरे पास एक मेथड होगा अपडेट। तो जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट अपडेट कॉल करेंगे और वहां पे अपनी क्वेरी और पैरामीटर को पास कर देंगे। ठीक है, तो मेरे केस में क्या है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एसक्यूएल नाम से, और यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख दी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और किस कॉलम में डेटा को सेट करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया वैल्यूज में। ठीक, और इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगी हमारी ये वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर क्या हो गया, हमारा एसक्यूएल की क्वेरी हो गई, और बाद में उसके कॉमा से प्रिंटेड हमें जो जितने भी पैरामीटर पास करने हैं क्वेश्चन मार्क के हिसाब से यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस मेथड के डेफिनेशन में जाओगे तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, पहले उसको एसक्यूएल चाहिए, उसके बाद जितने भी आर्गुमेंट दोगे वो इंटरनली निकाल के सेट करते जाएगा इस मेथड के हेल्प से। तो अंदर डिबग करके अगर देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सेव का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा इसी से। अब इसको यूज करते हैं, इस क्लास के ऊपर हमने एक एनोटेशन यूज किया @repository, जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये डाउ लेयर है, हमारी रिपोजिटरी लेयर है। इसमें अंदर जाओगे तो देखोगे इंटरनली कंपोनेंट को ही यूज करके रखा हुआ है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट कंपोनेंट लगा लें, या तो फिर रेपोजिटरी यूज कर लें। ठीक है, तो इसको एक्सेस करते हैं अपने सर्विस लेयर पे, इस यूजर रेपो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर्विस पे। यहाँ पे जस्ट मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, प्राइवेट और यूजर रेपो। इसको ऑटो वायर करना होगा, तो जस्ट इसको ऑटो वायर भी कर देते हैं। ठीक है, अब वहां पे जो हमने मेथड बना के रखा है उसी को कॉल कर लेते हैं। तो मेथड का क्या नाम था हमारा, सेव यूजर, और यहाँ यूजर का ऑब्जेक्ट पास कर दी। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ जी। हाँ, बहुत सही। ठीक है,
तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन हमारी सही से हुई है कि नहीं। तो डिबग मोड में ही चलाता हूँ पहले, तो जरूरत पड़ी डिबग करने की तो कर लिया जाएगा साथ में। तो एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अब डेटाबेस जो हमने बनाया है ना, यहाँ पे इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देते हैं, अदरवाइज वहां पे एक्सेप्शन आ सकता है। हिट करें, सेव वाली, ऐड यूजर, यहाँ से नेम और ईमेल आईडी पास कर रहे हैं, ये सेंड, यूजर डिटेल सेव। क्या देखते हैं सक्सेसफुली सेव हुआ कि ऐसे ही मैसेज दे दिया हमें। देखो डेटाबेस में सेव हो गया डेटा। यहाँ नाम चेंज करता हूँ, सेंड। ठीक है। तो जो हम लोग लिखते थे ना मैनुअल सारा कुछ, कनेक्शन गेट करना, एक अलग से क्लास बनाओ, कनेक्शन गेट करेगा, सारी चीजें मैनुअल लिखनी पड़ती थी। अब क्या हो गया, सब इजी हो गया। कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बना लो और एक लाइन का कोड बस लिखा है यहाँ पे, जेडीबीसी अपडेट, और ये डेटा को सेव कर दिया। ठीक। किसी का कोई डाउट इसमें या क्वेश्चन कुछ? नो सर। ठीक है। तो एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब हम डेटा को गेट करते हैं, वो थोड़ा सा जेडीबीसी टेम्पलेट में ट्रिकी हो जाता है। तो आ जाओ उसको भी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लिख के तो रखा ही है पहले से। अपडेट हो गया, फाइंड बाई आईडी, रो मैपर। तो सबसे पहले ना हमें एक रो मैपर बनाना होगा। रो मैपर क्या करेगा कि जो डेटाबेस का हमारा रिजल्ट सेट आएगा उधर से, जब हम कॉल करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट को, तो एक रिजल्ट सेट देता है। अब उसी को आर एच डॉट नेक्स्ट करते हैं, फिर आर एच डॉट गेट स्ट्रिंग करते हैं, कॉलम का नाम पास कर, तब ना डेटा निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हमें एक रो मैपर बनाना होगा और उसी को हम बार बार यूज करेंगे। तो यहां से मैं कॉपी करता हूँ रो मैपर की कोड और उसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है। तो देखो रो मैपर किसका है, हमें चाहिए होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क जेडीबीसी कोर का। ठीक, ये ध्यान रखना, जेडीबीसी कोर का रो मैपर चाहिए। ये क्या बोल रहा है, एक सेकंड, कुछ गलत इंपोर्ट हो गया क्या? ठीक तो है। ओके, तो यहाँ से मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। सोर्स मॉडल क्लास के अंदर क्रिएट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ऑल फील्ड हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है। इसी कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम डेटा को सेट करेंगे। अब यूजर रेपो के अंदर आते हैं। अब क्या हुआ इसको, अच्छा उधर तो मल्टीपल फील्ड थे ना, सारे को बना दिया। ये मैचिंग खोज रहा है एक दो तीन पैरामीटर के साथ, तो बाकी मैं हटाता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये दोनों हटा देता हूँ। एक आईडी नाम से फील्ड बनाना होगा।
अगर मुझे आईडी निकालनी हुई तो प्राइवेट INT आईडी, और यहाँ पर ले लेंगे आईडी दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा रेडी हो गया, और इसी कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग डेटा को सेट करेंगे। इसको सेटर गेटर भी जरूरत होगा ही दिखाने का। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करेंगे यूजर रेपो में। यहाँ पे अब देखो हो क्या रहा है, एक रो मैपर हमने बनाया यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसकी एक मेथड है मैप रो। वो क्या करता है, रिजल्ट सेट को और रो नंबर को लेता है एज अ पैरामीटर, और उसी RS से निकालता है। वो तब तक निकालता है जब तक कि उसके पास डेटा हो। जैसे हम लोग लिखते थे ना व्हाइल लूप लगा के, जब तक RS में डेटा मिलता था तब तक ये चल के वहां पे RS डॉट गेट स्ट्रिंग करते थे, और यूजर की ऑब्जेक्ट बना के यूजर डॉट सेट नेम, यूजर डॉट सेट ईमेल, वो सारी चीजें हम करते थे। तो अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम सेट कर दे रहे हैं यूजर ऑब्जेक्ट में। तो बेसिकली रो मैपर का काम क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैं 3 मेथड बनाया मैंने, एक बनाया फाइंड ऑल, एक बनाया फाइंड बाय नेम, एक बनाया मैंने फाइंड बाय आईडी। उस केस में क्या होगा कि तीनों के लिए हमें मैनुअल लिखना पड़ता था, व्हाइल लूप लगाओ, RS डॉट नेक्स्ट करो, फिर एक एक वैल्यू को सेट करो ऑब्जेक्ट बना के, लिस्ट बना के। बट रो मैपर हमने एक बना के रख दिया, और इसी को यूज कर लेंगे जहां भी जरूरत होगी। जितने भी मेथड लिखेंगे वहां पे यूज कर लेंगे इस रो मैपर को। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूं फाइंड ऑल का, जो लिस्ट ऑफ यूजर को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो लिस्ट ऑफ यूजर तो पता ही है, जो आर्गुमेंट रिटर्न होगा उसका हो गया। फाइंड ऑल यूजर नाम दे देता हूं मैं मेथड का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद यहाँ पे पास कर देंगे हम अपनी रो मैपर जो हमने बना के रखी है। अब ये इंटरनली दोनों साथ में वर्क करके हमारे डेटा को रिटर्न कर देगा। रो मैपर हमने एक बनाया, जहां भी जरूरत होगी वहां यूज कर लेंगे। ठीक है, ये कॉमन कोड हो गया। जैसे हम लोग मॉडल बनाते हैं, सेटर गेटर बनाते हैं, वो एक कॉमन कोड की तरह हो गया। जब भी यूजर के अंदर डेटा सेट करना होता है, उसके सेटर गेटर या कंस्ट्रक्टर से हम सेट कर पाते हैं। वैसे ही डेटाबेस से जब डेटा निकलेगा, तो रिजल्ट सेट को आइटरेट करके डेटा को मॉडल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, JDBC का, स्प्रिंग JDBC का रो मैपर यूज कर लिया, और वो इंटरनली सारा सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको कॉल करके मेथड को, तो सर्विस पे आते हैं, और जो हमने ये रिटर्न लगा रखा है ना, यहां से हम किसको रिटर्न कर देते हैं, यूजर रेपो का कॉल कर देते हैं यहां से, डॉट फाइंड ऑल यूजर। ठीक है, इसको सेव करता हूं और रीस्टार्ट करते हैं। तो टेबल में हमारे पास देखो कितने रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड हैं अभी। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन चेक करते हैं, एप्लीकेशन चल गई। इंसोम्निया से कॉल करते हैं हम लोग, फाइंड ऑल यूजर, सेंड। देखो दोनों रिकॉर्ड आ गई ना यहाँ पे डेटाबेस से निकल के। तो जितनी रिकॉर्ड होगी सारी की सारी आ जाएगी। अब लेट सपोज मुझे कॉल करना रहता है ये वाली मेथड फाइंड बाय आईडी, और वहां पे मैं आईडी पास करता। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 आईडी है, एक 1 है एक 2 है, मुझे क्या चाहिए, 2 वाली चाहिए। तो यहां से अगर मुझे 2 पास करनी होगी,
तो पहले तो मुझे अपने डाउ लेयर पे क्वेरी लिखना होगा आईडी के लिए। तो डाउ लेयर पे आते हैं, यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं फाइंड बाई आईडी के लिए, ये लिख के रखा हुआ है, इसी को मैं यूज करता हूँ फिर से। टाइम सेव करने के लिए ना मैं पहले से ही सारे बना के रखे हुए थे, ठीक है। तो ये यूजर फॉर ऑब्जेक्ट तो डिप्रिकेटेड दिखा रहा है। डिप्रिकेटेड मतलब पहले सपोर्ट था इसका, अब हट गया है, इसकी जगह पे कुछ और है। तो देखते हैं क्या है। क्वेरी 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 फॉर लिस्ट, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, दे तो रहा है। डिप्रिकेटेड है, चलो यूज करते हैं, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर हमने डाल दिया अपनी क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम पास कर दिया। उसके बाद वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो आईडी पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हम सिंगल वैल्यू भेज रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल भेजना रहता तो यहाँ पे कॉमा लगा के ऐड करते और इधर ऐड कर देते। तो मेरे पास क्या आईडी एक ही है, अभी एक ही को भेज रहे हैं, फाइंड बाय नेम। और यहाँ देखो वही यूजर रो मैपर को हमने यूज कर लिया, रो मैपर जो हमने बनाया था उसी को यूज कर लिया। अब एक चीज ध्यान रखो, जो भी मेथड ये क्रॉस रहे उसको बोलते हैं डेप्रिकेटेड मेथड, यहाँ लिख के भी आ जाएगा। ये डेप्रिकेटेड तब होता है कि पहले के वर्जन में तो इसको यूज करते थे, बट नए वर्जन में इसकी जगह पे कुछ और आ गया है, मेथड का नाम इनहांस हो गया है। तो वो चेक कर लेंगे, उससे पहले हम इसको हिट करते हैं फाइंड बाई आईडी। इसको कॉल करेंगे हम अपने सर्विस से यहाँ पे। तो यूजर रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है। और कंट्रोलर पे इस वाले को देखते हैं कॉल है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे कॉल हो रखा है, रिटर्न भी करा रखा है। इसको करते हैं रन। फाइंड बाई आईडी, ये थी, टू को पास किया, टू वाली रिकॉर्ड आ गई, ठीक। चेंज करते हैं आईडी, यहाँ से वन को पास करते हैं, वन वाली रिकॉर्ड आ गई। 11 पास करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इंटरनल सर्वर एरर आ गया। क्यों आ गया? उसको रिकॉर्ड नहीं मिला, वो एक्सेप्शन दे दिया। तो ये एक्सेप्शन तो हमें हैंडल करना होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक मिलेगा बट उसको मिला जीरो, तो वो एक्सेप्शन की पार्ट है, वो हम अपनी लॉजिक लगा के हैंडल कर लेंगे। तो समझ में आया रो मैपर कैसे बनाते हैं और जेडीबीसी टेम्पलेट कैसे यूज करके हम अपनी ऑपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है? ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर पे आते हैं। अब देखो हमने जितनी भी एपीआई बनाई है, जितने भी एंड पॉइंट बनाए, वहां पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप दे रहे हैं सारे में। यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग दे दिया, वॉइड है तो वॉइड दे दिया, यहाँ यूजर रिटर्न कर रहे हैं, यूजर दे दिया, यहाँ लिस्ट दे दिया। तो ये तरीका तो ठीक है, हम यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जब एपीआई क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पे प्रॉपर हम इंफॉर्मेशन रिटर्न करते हैं कि जब हम एपीआई को हिट किए तो उस टाइम पे हमें सक्सेस मिला कि फेल मिला, वो हो गया इंफॉर्मेशन। उसके बिहाफ पे स्टेटस कोड जैसे मिलता है ना, 404 नॉट फाउंड, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 403 फॉरबिडन एक्सेस, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना। ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? तो अगर डॉक्यूमेंट में मैं ऊपर रहता हूँ, थोड़ा सा कुछ लिखा था आप लोग के लिए यहाँ पे।
ठीक है। तो देखो सिंपल जब हम भेजते हैं जैसे लिस्ट ऑफ यूजर, तो वो क्या करता है, जब स्प्रिंग कंट्रोलर हम एक्सेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जेसन चाहिए, वो भेज देता है। और डिफॉल्ट स्टेटस कोड जो होता है वो 200 भेजता है हमेशा। डिफॉल्ट स्टेटस कोड 200 भेजता है। अगर किसी भी तरीके की एरर आती है या कुछ एक्सेप्शन आता है, उसके हिसाब से ये टू 201 से लेके 404 तक की चीजों को ये मैनेज करके भेज देता है। ठीक है। जैसे अभी हमने हिट किया यहाँ पे, तो देखो क्या आया, 500 आया स्टेटस कोड और मैसेज आया इंटरनल सर्वर एरर। बट हम इसको कस्टमाइज करते हैं अगर अपने हिसाब से, कि भाई अगर डेटा नहीं मिलता है तो उस टाइम पे हम भेजे ना प्रॉपर मैसेज कि 11 आईडी हमने पास किया, तो उस टाइम पे हमको क्या चाहिए, डेटा नॉट फाउंड। और स्टेटस कोड हमारा कुछ अलग से अपना जनरेट करा लेते, 204 करा लेते, है ना, नो कंटेंट के लिए होता है। तो वो क्या हो गया, कस्टमाइजेशन का पार्ट हो गया कि एक्सेप्शन आ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, इस तरीके से हैंडल करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये नॉर्मल रिटर्न टाइप न यूज करके हम रिस्पॉन्स एंटिटी बनाते हैं, और रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज करके हम डेटा को रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी जब हम बनाते हैं तो देखो काम वही है। रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हमने क्या किया कि अपने टाइप को पास कर दिया कि किस टाइप का हमारा रिटर्न है। साथ ही साथ हम अपनी स्टेटस कोड को भी मैनेज कर सकते हैं, और कुछ रिस्पॉन्स के हेडर है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जब हमें लगता है कि हमें बस एक प्लेन रिस्पॉन्स चाहिए जहां पे मुझे कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग जो रिटर्न कर दिया, आई एम हैप्पी विद दैट, तो उस टाइम पे क्या किया कि हमने नॉर्मल तरीके से ये लिख दिया। बट सही अप्रोच क्या होता है, रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करते हैं, और जो भी रिस्पॉन्स हम भेजते हैं उसको कस्टमाइज करके प्रॉपर तरीके से उसका स्टेटस कोड, उसके मैसेज, वो सारी चीजों को हम फॉरवर्ड करते हैं। तो आ जाओ एग्जिस्टिंग एपीआई जो हमने बनाई है, इसी में चेक करते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आया, ये यूजर टाइप का है, इसको मुझे करना होगा रेस्पॉन्स एंटिटी। रेस्पॉन्स, कहाँ गया, रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है। तो रेस्पॉन्स एंटिटी यूज करेंगे तो ये हमें ब्रैकेट के अंदर में अपने टाइप देना होगा। अगर मुझे टाइप नहीं पता है तो यहाँ पे जेनेरिक दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क लगा के, भाई मेरे को टाइप नहीं पता, लेकिन मुझे पता है टाइप, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पास करेंगे। तो मेरा टाइप क्या है, यूजर है। ठीक। अब देखो जैसे ही हमने रेस्पॉन्स एंटिटी में इसको कन्वर्ट किया, तो इधर क्या हुआ, वार्निंग देने लगा, कंपाइल टाइम एरर आ गया कि भैया जो आपका रिटर्न टाइप है वो क्या है, यूजर टाइप का है, बट इसको चेंज करो रिस्पॉन्स एंटिटी में। उसको कैसे यूज करेंगे, उसको यूज करने के लिए देखो ये हो जाएगा, रिटर्न कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको कस्टमाइज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एक ट्राई कैच लगाता हूँ, सॉरी ट्राई कैच में बोल रहा हूँ, ये जो रिटर्न है ना इसको चेंज करना है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, और एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी का, रेस्पॉन्स। कभी कभी इतना वियर्ड बिहेव करता है ना, रिस्पॉन्स एंटिटी यूजर टाइप का हो गया। ठीक है। और स्टेटस कोड अगर हमें पास करना है तो वो स्टेटस कोड हम पास कर देंगे। अदरवाइज अगर डेटा पास करना है तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने यूजर मिलनी है यहाँ पे, यूजर इक्वल टू यूजर, यूजर रेपो डॉट, यूजर सर्विस है ना, यूजर सर्विस डॉट फाइंड बाई आईडी। तो यहाँ से मेरे को डेटा मिल जाएगा और सेम को मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से। और मुझे कोड अपना चेंज करना है, लेट सपोज यहाँ पे मैं कोड चेंज कर देता हूँ, तो स्टेटस http स्टेटस कोड डॉट, सॉरी क्या है,
HTTP स्टेटस है ना, HTTP स्टेटस, ये वाली इनम डॉट, जैसे मुझे मिल गया तो क्या कर दूंगा, सीधे ओके कर दूंगा। ओके का डिफॉल्ट होता है 200, ठीक, तो ओके कर देते हैं यहाँ पे और सेमीकोलन लगाते हैं इधर। तो अब देखो टाइप यहाँ पे चेंज हो गया पूरी की पूरी तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले चलता था वैसे ही देगा 200 के साथ, लेकिन इसको कस्टमाइज अभी करते हैं, एक्सेप्शन जो आया है उसको भी हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रन करने से पहले जो एक्सेप्शन रेज हुआ है मुझे, वो कहाँ से हुआ है, इधर से हुआ है, डाउ लेयर से, ये वाली। तो यहां से मैं थ्रो करा दूं, ये तो थ्रो करके रखा ही है, सर्विस पे कैच किया नहीं है, कंट्रोलर पे आते हैं, यूजर, ठीक है, पहले इसको रन करते हैं। सेंड किया, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक, वन, वन भेजता हूँ, ये वन वाले रिकॉर्ड उसी तरीके से है जैसे भेजा था। अब इसको यहाँ पे करते हैं, इसको ट्राई कैच के अंदर, ठीक है, तो कंट्रोल एक्स, ट्राई, कोई भी एक्सेप्शन आएगा इधर हम हैंडल कर लेंगे। ये भी अंदर चला जाएगा ट्राई ब्लॉक में, कैच, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, और यहां से एक रिटर्न कराते हैं हम, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी ई डॉट गेट मैसेज http status dot नो कंटेंट, ओके, ये क्या बोल रहा है, http status कैन नॉट बी रिजॉल्व फील्ड, ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन कर दिया ना, यहाँ पे हम टाइप बदल कर देते हैं, ठीक है, न्यू, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कैन नॉट इंस्टेंट, तो ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ, जब यूजर मिलेगा उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है तो हम सक्सेस भेजेंगे, HTTP स्टेटस कोड ओके। अगर हमें यूजर मिल जाता है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरीके की इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, एक तो यूजर भेज रहे हैं, एक हमें नहीं पता क्या होगा, तो ऊपर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब हमें नहीं पता कि इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन अगर हमें पता होता कि नहीं यूजर टाइप का ये ऑब्जेक्ट आता तो यूजर लगा देते। तो यहाँ पे दो केस है, पहला तो यूजर आ भी सकता है और यूजर नहीं भी आ सकता है, दोनों केस है ना। तो उस केस में क्या किया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, ठीक। तो एक्सेप्शन आएगा, किस केस में एक्सेप्शन आ रहा था, जब उसको यूजर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, HTTP स्टेटस नो कंटेंट अप्लाई कर दिया। इसको मैं रन करता हूं अभी, सेंड, डेटा मिला, ठीक, 11, डेटा नहीं मिला, देखो क्या मिला हमें, नो बॉडी रिटर्न 204, नो कंटेंट, समझ गए। तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको अगर जहां जरूरत हुई। किसी का कोई कंफ्यूजन इसमें, नहीं है तो अभिषेक, नहीं है,
हाँ ठीक है, ये मैं प्रोजेक्ट भेजूंगा, पूरा क्रड आप लोग करोगे अच्छे से टेस्ट करके, रन करके। उससे पहले एक चीज और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग उसको यूज करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी फाइल है, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी बनता है। तो देखो डॉट प्रॉपर्टी तो एक्सटेंशन हो गया। स्प्रिंग क्या करता है, जब लोड होता है ना, रन करते हैं, तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी फाइल खोजता है इस फोल्डर के अंदर आके और नाम फाइंड करता है एप्लीकेशन। एक्सटेंशन से नहीं मतलब है, उसको एप्लीकेशन खोजता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एक डॉट वाईएमएल फाइल। तो यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टी फाइल और डॉट वाईएमएल फाइल, दो फाइल हम बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो जैसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि की वैल्यू के पेयर में मुझे प्लेन डेटा रखना है, तो उस केस में तो वी गो विथ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे डेटा टाइप भी मैनेज करना है, हायरार्की फॉर्म में रखना है डेटा को, थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो। उस केस में हम वाईएमएल फाइल के साथ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, ये क्या हो रहा है, रिपीटिव हो रहा है। कल के अगर मुझे नाम चेंज करना रहता, मिस्टेक हो गई मेरे से, ये डेटा सोर्स नहीं है, ये डीएस है, तो क्या करना होगा, जितनी की है सबको चेंज करना होगा। तो वाईएमएल फाइल में क्या होगा कि हायरार्की फॉर्म में रखते हैं, वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर मैंने ये बना के रखा हुआ है, देखो। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड में देखोगे, एक साइड मैंने डिफाइन किया हुआ है डॉट प्रॉपर्टी फाइल, एक साइड वाईएमएल फाइल। तो सिंटेक्स जो होता है, की वैल्यू के पेयर में फ्लैट स्ट्रक्चर में रखते हैं वहां पे डॉट प्रॉपर्टी में, बट वाईएमएल में हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रखते हैं इंडेंशन का यूज करके। ठीक, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो सिंपल होती है, क्योंकि प्लेन ही होता है, सामने सामने सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, बट वाईएमएल फाइल में हम लिस्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं जो जावा में रख रहे हैं। ठीक है, जैसे मुझे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रखना है प्रॉपर्टी फाइल में, वो भी रख सकते हैं। मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के उसके मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने हैं, मल्टीपल की के भी आप पे, वो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिएट करके एक देखते हैं, वैसे मैं ये डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आप लोग देख लेना इसको, बट क्रिएट करके देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है। यही इंफॉर्मेशन के साथ अगर वाईएमएल बनाते तो कैसा दिखता। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं एक न्यू फाइल, नाम देता हूं एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल। ठीक, ये हो गया। यही इंफॉर्मेशन मुझे यूज करनी है, इसको मैं करता हूं कॉपी, यहाँ पेस्ट करता हूं मैं, इसको कट करके इसको लास्ट में मैं ऐड करता हूं पहले। तो यहाँ पे पहला की क्या हो गया, पेरेंट मेरा स्प्रिंग हो गया, कोलन के साथ सेपरेट करेंगे दूसरे को, स्पेस दिया, इंटर किया, डबल स्पेस अगले के लिए। ठीक है, यहां से फिर कोलन, स्पेस, इंटर, कोलन, स्पेस। तो ये हो गई हमारी सेट। तो पहले क्या था, हमने तीन लाइन एक लाइन में लिखा था, यहां देखोगे इसको क्या किया, अगर आप बोलोगे ना कि ये तो सर एक ही लाइन में मेरा हो गया था, इधर मेरे को तीन लाइन लिखना पड़ रहा है। तो देखो मैजिक दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। स्प्रिंग तो हमने पहले ही बना रखा है, स्प्रिंग का चाइल्ड क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का चाइल्ड क्या है, नेम, और नेम के अंदर ये वैल्यू डाल दिया। ठीक, तो स्प्रिंग की पेरेंट बना हुआ है, तो बनाने की जरूरत तो है नहीं। तो ये स्प्रिंग के अंदर ही डेटा सोर्स नाम का बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्प्रिंग को हटा देते हैं और एक डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं। तो कहां बनेगा, स्प्रिंग के चाइल्ड बनाना है ना, तो दो स्पेस के बाद एक दो। ठीक है, कोलन लगाया, इंटर, एक दो। ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पास कर दिया कोलन के बाद। अब देखो डेटा सोर्स भी बन गया है, स्प्रिंग भी बन गया है, तो दोनों की जरूरत नहीं है, अब तो सारे उसके चाइल्ड हैं। तो यहां से सारे चाइल्ड को ऐड करते जाएंगे और वैल्यू जो असाइन होगी कोलन से होगी।
ये ध्यान रखना। इसमें टैब और व्हाइट स्पेस का ध्यान रखना होता है हमें, अदरवाइज एरर आ जाता है। तो हमेशा डबल स्पेस से हम उसको सेपरेट करते हैं। कोलन, ठीक। अगर ये भी मेरे को ऐड करना है तो ये मैनेजमेंट तो खुद में एक पेरेंट है, तो इसको कर देते हैं एक सेपरेट। तो जो भी डॉट से वैल्यू है उसको कोलन से चेंज करेंगे। ये बन गया हमारा। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एकदम फ्लैट टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, रिपीटिव कीज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इधर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया। कल के अगर मुझे नाम चेंज करना हुआ, डेटा सोर्स को डीएस करना हुआ, एक जगह पे चेंज करेंगे, कर लेगा इंटरनल सारे को मैनेज। समझ में आया यस सर। दोनों में डिफरेंस? यस सर। किसी को कोई डाउट सर है ये अभी? वाईएमएल हम्म। ये वाईएमएल वाईएमएल ये फाइल सर उसमें भी होती है ना, गिटहब में अपन जब यूज करते हैं। गिटहब में जब गिटहब में सर कोई भी प्रोजेक्ट अपन उसको उसमें सेट करते हैं तब भी तो वाईएमएल फाइल चाहिए चाहिए होती है ना सर, या फिर वो खुद ही क्रिएट कर ले? गिटहब जो होता है वहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। ठीक है, ये तो हमारी एप्लीकेशन की चीजें हैं ना, हमारे प्रोजेक्ट की है ये तो हमारी प्रोजेक्ट की है ना, उसके लिए हमने बना के रखा है। अब हमारा जब प्रोजेक्ट लोड होता है तो किसको पहुंचता है? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को पहुंचता है। अगर मैं इसको रीनेम करके 1 कर दूं तो नहीं आइडेंटिफाई करेगा डिफॉल्ट, वो तो खोजेगा एप्लीकेशन को। तो कौन सी लोड होगी? ये वाली लोड होगी। ठीक है, तो ये चेक कर लेना ये प्रोजेक्ट में जब भेजूंगा तो, और पूरा CRUD ऑपरेशन अच्छे से अप्लाई करना।